चलो आगे अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। साइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। ठीक है, आवाज़ आ रही है क्लियर? ठीक है, इंडिया जो है सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है दुनिया में चाइना के बाद। ये हमने कल पॉल साइंस में भी पढ़ा था फैक्ट, अगर आपको याद हो, है ना, इंडिया चाइना रिलेशंस में। टोटल पॉपुलेशन इंडिया की सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग है कितनी? 121 करोड़, यानी कि 1.21 बिलियन अब की आबादी है। ठीक है, अब जैसे आज के टाइम में हमें इंडिया ये दिख रहा है ना कि सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, कशिश दिख रहा है ना, लेकिन ये जो ग्रोथ रेट है ना इंडिया की पॉपुलेशन का 120 करोड़ तक आबादी पहुंच गई। अब ये कम है कि ज़्यादा है बताओ? ये कम है कि ज़्यादा है? ज़्यादा है। और इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री के लिए इतनी आबादी होना क्या अच्छा इंडिकेटर है या बुरा इंडिकेटर है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है? हाँ कि ना? सही है कि गलत है? गलत है। तो ये जो ग्रोथ रेट है इंडिया की पॉपुलेशन का, ये हमेशा से इतना ज़्यादा नहीं रहा है। ध्यान से सुनना कशिश, मैं क्या कह रहा हूँ। इट हैज़ नॉट ऑलवेज बीन हाई, शुरू से इतना ज़्यादा नहीं था। चलो फिर ट्रेंड की बात करते हैं। जब भी हमें किसी ट्रेंड की बात करनी होती है ना कशिश, तो हम लोग आज़ादी वाले साल को पकड़ लेते हैं, लेकिन हम लोग ना ब्रिटिश एरा के टाइम पे चलते हैं। एक बारी जब से सेंसस की काउंटिंग होना शुरू हुई थी काइंड ऑफ, है ना, तो 1901 से लेकर 1951 तक जो एवरेज एनुअल ग्रोथ थी पॉपुलेशन की, वो 1.33% थी। यानी कि कशिश देख रहे हो कितना कम, हर साल 1.33% की ग्रोथ रेट से पॉपुलेशन बढ़ती थी, जो कि मॉडेस्ट ग्रोथ रेट है, मतलब ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। इनफैक्ट 1911 वाले साल में और 1921 वाले साल में, यानी कि इन दो डिकेड में हमारी ग्रोथ रेट नेगेटिव हो गई थी। नेगेटिव हो गई थी। अब आप कहोगे यार पॉपुलेशन ग्रोथ तो बढ़ती है, नेगेटिव कैसे हो गई थी? क्या बच्चा दोबारा मम्मी के पेट में इंस्टॉल कर दिया जाकर? क्या ऐसा पॉसिबल है कशिश कि आपको मैं 18 से 16, 14, 12 करते करते मम्मी के अंदर दोबारा डाल दूं? नहीं ना। लेकिन यहाँ पर क्यों नेगेटिव ग्रोथ रेट? कैसे इसको रिलेट करो अगर नेगेटिव ग्रोथ रेट को समझना है। अगर मैं कशिश आपसे ये कह दूं कोविड-19 के टाइम पर नेगेटिव ग्रोथ रेट रहा है, एक मतलब मान लो, इसका मतलब पॉपुलेशन में इतने ज़्यादा बर्थ रेट नहीं हो रहे जितने ज़्यादा डेथ रेट हो रहे हैं, यानी कि डेथ रेट उस कंट्री का बहुत ज़्यादा हाई हो गया एज कंपेयर टू बर्थ रेट। तो ग्रोथ रेट क्या हो जाती है? नेगेटिव। जैसे यहाँ पर पक्का 1911-1921 में कुछ हुआ होगा, एक एपिडेमिक आया था कशिश। कब आया था? 1918 से 1919 में, जिसने लगभग 12.5 मिलियन लोगों को मार डाला था। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं लगभग 5% जो पूरी जनसंख्या थी हमारे देश की, वो वाइप आउट हो गई थी इस एपिडेमिक की वजह से। डोंट वरी, एपिडेमिक क्या था, ये कैसे वाइप आउट हुई, इसके बारे में यहाँ पर ये पढ़ाऊंगा मैं। ग्लोबल इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक ऑफ 1918 टू 1919। ठीक है, यानी कि आज से 100 साल पहले भी जैसे कोविड आया था ना, वैसे ऐसा एपिडेमिक आया था। कोविड के टाइम पर आपने अखबारों में एक चीज़ सुनी होगी ना कि हर 100 साल में आता ही आता है ऐसा कोई ना कोई महामारी, है ना, सुना होगा पक्का। तो जो ग्रोथ रेट थी हमारे पॉपुलेशन की, वो सब्सटेंशली इंक्रीज होना कब स्टार्ट हुई है? एक बात बताओ। जैसे आज़ादी से पहले वो हमें ये बता रहा है कि 1.33% पे चल रही थी। एक पॉइंट ऐसा भी आया जब नेगेटिव हो गई, -0.03%। लेकिन इंक्रीज कब होना शुरू हुई है? जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज होना शुरू हुई है आज़ादी के बाद। इट हैज़ इंक्रीज आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, कब? 1961 से लेकर 81। अगर इन दो दशकों की बात करें, हम लोग डिकेड्स की बात करें, तो जब 1901 में से लेकर 1951 में 1.33% से बढ़ रही थी, तो 1961-81 में 2.2% से बढ़ने लगी। यानी कि कुल मिलाकर, मतलब ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कहूँगा काइंड ऑफ, मतलब आप ये मान लो 1951 के कंपैरिजन में 1961 में सेक्स ज़्यादा होने लगा हमारे देश में। यही रीज़न है ना कशिश, पॉपुलेशन ग्रोथ का बढ़ना यही रीज़न है ना कि लोग सेक्स ज़्यादा करने लगे। नहीं कशिश डार्लिंग, ठरकी मत बनाओ लोगों को, पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा बोलो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा इम्प्रूव हो गया। ठीक है, लोग ज़्यादा बचने लगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पढ़ाया था मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, वो ज़्यादा इम्प्रूव हो गई। ठीक है, और अच्छी मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ लोगों को मिलने लगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का हाई हो गया, और सेक्स तो सदाबहार चीज़ है ही कि ये तो करते ही आए हैं लोग। तो since then, although the annual growth rate has decreased, it remains one of the highest in the developing world. यानी कि
एनुअल ग्रोथ रेट जो हमारी पॉपुलेशन की थी 2.2%। कशिश आपको सुन के जैसे कैसा लगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जैसा मर्जी लगाओ, लेकिन ये कम होती है। मतलब एनुअल ग्रोथ रेट हमारी कम हुई है, मतलब जिस हिसाब से बढ़नी चाहिए, जब और भी मतलब जिस स्पीड से बढ़नी चाहिए वो स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी डेवलपिंग कंट्रीज़ के कंपैरिजन में इंडिया बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंडिया की आबादी बढ़ रही है। और यही एक आंकड़ा है हमारे पास कि 2050 तक हम लोग चाइना को पीछे छोड़ देंगे और हम लोग नंबर 1 पे आ जाएंगे। इंडिया विल बी द लार्जेस्ट एंड विल ऑक्यूपाई नंबर 1 पोजीशन इन टर्म्स ऑफ बीइंग द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, हमने ऊपर कुछ इंडिकेटर्स पढ़े थे, कशिश आपको याद होगा, क्रूड बर्थ रेट, डेथ रेट, याद है ना? तो इसको हम लोगों ने एक चीज़ कही थी कि इन सारे इंडिकेटर्स को हम लोग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोलते हैं। तो वो कह रहा है, नीचे एक चार्ट है जो आपको 1921 से लेकर 1931 तक का एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन दिखाएगा। ये यहाँ पर देखो 20th सेंचुरी के टाइम पर। तो अगर हम लोग बात करें कि एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है, ये तो हो गया ईयरली, और ये हो गया 10 ईयरली, हर 10 साल में कितनी बढ़ी है। तो अगर हम लोग 1901 से देखें अगर हम लोग, और 2011 तक अगर हम लोग आएँ, यानी कि 2011 को भी नहीं लेते, चलो 100 साल पूरे अगर मान लें, अगर हम लोग यहाँ तक, वैसे 11 तक ही हो जाएगा 100 साल तो कंप्लीट वैसे, और 2001 तक मान लेते हैं। तो पॉपुलेशन पहले यहाँ पर हुई नेगेटिव, फिर बढ़ रही है, 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 बढ़ रही है। यहाँ पर भी आप देख रहे हो थोड़ी सी खिसकी है, ठीक है, फिर कम हुई है और फिर से कम हुई है। यानी कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ हुआ है ऐसा कि जिसकी वजह से पॉपुलेशन कम हुई है। लेकिन यहाँ पर एपिडेमिक नहीं आया। एपिडेमिक यहाँ पर आया था जब माइनस में हो गई थी पॉपुलेशन। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जब, ठीक है, तो ये होता चला गया। और ऑब्वियस ही बात है, डिकेडल ग्रोथ भी ऐसी रही होगी। डिकेडल ग्रोथ भी यहाँ पर ये नेगेटिव, यहाँ पर डिकेडल मतलब 10 साल में कैसा रहा है देख लेते हैं आंकड़ा। ये तो रहा एनुअल, यहाँ पर कैसा रहा है एनुअल इन द सेंस के यहाँ पर अगर आप देखो, डिकेडल देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर 10 साल में एक बार, जैसे 19, 11, 21, 31, 41, 51, 61, ये डिकेडल बढ़ गई, यहाँ पर प्लस माइनस गिरी है। बहुत बूम हुई है इस लेवल पे, 21 के लेवल पे तो बहुत ज़्यादा बूम हुई है एकदम से। 13 से 21 बढ़ रही है, स्लाइटली कम हुई है, स्लाइटली यहाँ पर कम हुई है, कम हुई है, कम हुई है, कम हुई है। इसका मतलब पूरा खेल हमारा कहाँ पर है? अगर हम सारी चीज़ों को हटाएं, इन सारी चीज़ों को अगर हम लोग मिटाएं, एक बारी फ्रेश एनालिसिस अगर हम लोग बस 1 मिनट में अगर इसकी कर दें, पूरा गेम जो हुआ है वो ये कम 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 एनुअल ग्रोथ रेट, और डिकेडल ग्रोथ रेट भी यहाँ से कम 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 और एक कम, ठीक है। सिर्फ नेगेटिव एक फेस पे कहाँ पर हुई है? नेगेटिव को मैं पिंक से बना देता हूँ, मतलब काइंड ऑफ रेड में ये बना देता हूँ, -0.3 -0.3, बात वही है। ये ईयर याद रखना कशिश, यूपीएससी और सीबीएसई दोनों जगह काम आएगा। 1921 का वो साल था जिसमें हमें नेगेटिव देखने को मिली है ग्रोथ। प्लीज़ इसको याद रखना इन सारी टेबल्स में से, ठीक है। और यहाँ पर एपिडेमिक नहीं आया, एपिडेमिक तो यहाँ पर आया था, एपिडेमिक यहाँ पर आया था। बुक में मार्क कर लेना या फिर कैसे भी करके लिख लेना, मतलब इसको देख तो रही हो, याद हो जाएगा, वीडियो तो बार बार देखनी ही है। और यहाँ पर मतलब बात वही है, ये चाहे एनुअल ले लो चाहे इसको ले लो, इसको इस वाले को अगर हम लोग अभी रहने देते हैं, सिर्फ इस पर फोकस करते हैं। यहाँ पर कुछ तो ऐसा हुआ है कि पॉपुलेशन कम हो गई, लेकिन यार आप बोल रहे हो एपिडेमिक नहीं आया, तो भैया मैंने तो कभी नहीं सुना कि 1991 से लेकर एलपीजी रिफॉर्म्स आते कि कोविड जैसा कोई चीज़ आई हो, 2001 में कुछ महामारी आई हो, 2011 मेरे को तो बहुत फ्रेश याद है 2011 में ऐसा कुछ हुआ। आप तो मुझसे ऐसी आर्ग्यूमेंट करोगे, देखते हैं एक बारी क्या हुआ। दिखाने से पहले एक डिस्कशन मेरी याद है कशिश, थोड़े दिनों के पहले वाली, मैंने एक बात बताई थी आपको। कंट्री पहले क्या करती है कि वो ऐसे ऐसे करके उसकी ग्रोथ रेट होती रहती है ना। जब लोग अनएजुकेटेड होते हैं एपेक्स पॉइंट तक बढ़ती है, उसके बाद जब पढ़े लिखे लोग होते हैं तो फैमिली प्लानिंग बहुत अच्छे से करते हैं। याद आया कशिश वो वाला डिबेट? जैसे मैंने बताया था, शर्म नहीं आएगी हम लोगों को कि अगर हम अपना मतलब अगर ये कल को मेरी वाइफ हो, आपके हस्बैंड हो, और 4 बच्चे 6 बच्चे पैदा करके चलें, बताओ शर्म नहीं आएगी? अजीब सा लगेगा ना। और सबसे बड़ी बात कशिश,
बच्चे पैदा करने के टाइम पर हम लोगों का तो एनालिसिस ये रहेगा कि पहले भैया इनकम पता करो अपनी, है ना। अच्छे पढ़े लिखे लोग फैमिली प्लानिंग करते हैं। फैमिली प्लानिंग मतलब क्या भैया, कल को अच्छे स्कूल में भेजना है, वो भेजना है। बच्चे पैदा करके उनको क्या पार्क में थोड़ी ना बिठाए होगे कैसे जाकर, जाओ बच्चों खेलो मिट्टी से, और सिर्फ यही तुम्हारी ज़िंदगी, सरकारी स्कूल में तुम पढ़ना, केंद्रीय विद्यालय में तुम्हारा एडमिशन करा दूंगी। आप भी चाहते हो ना कि आपकी, मतलब हर एक लेडी, जैसे अगर मैच्योर लेडी की मैं बात करूँ, वो यही चाहती है ना, पढ़ी लिखी औरत प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ें, अच्छी उनकी तालीम हो, अच्छी शिक्षा हो, इंग्लिश बोलें, अच्छा खाएं, अच्छा पहने, और हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो। यही चाहती हो ना। बच्चे पैदा क्या इस पर्पज से करोगे कि घर बन रहा होगा वहाँ दिहाड़ी मजदूर की तरह लगवा दूंगी मैं उनको, ये मकसद है? आईएएस बनाना बच्चों को कि चपरासी बनाना है? आईएएस ना, और इसका मतलब आपको भी बनना पड़ेगा पहले। 1931 से पहले क्या हुआ कशिश, दोनों जो डेथ रेट थे और जो बर्थ रेट थे वो बहुत ज़्यादा हाई हुआ करते थे। वेयर एज आफ्टर दिस ट्रांजिशनल मूवमेंट डेथ रेट बहुत ज़्यादा गिर गए। कशिश ऐसा क्यों? 1931 के बाद डेथ रेट इतना ज़्यादा क्यों गिर गए होंगे? क्या रीज़न हो सकता है उसका? दोनों बातें समझ रहे हो? डेथ रेट फेल शार्पली बट बर्थ रेट ओनली फेल स्लाइटली, मतलब पैदा हुए लोग मर नहीं रहे थे, वो बहुत कम परसेंटेज से मर रहे थे, 1%, लेकिन डेथ रेट इट फेल शार्पली, जितने लोग मरते थे उसके अंदर कमी आई है। मुझे भी बताओ, डेथ रेट का गिरना अच्छा इंडिकेटर है कि बुरा इंडिकेटर है? कंफ्यूज मत हो ना, ठंडे दिमाग से सोचो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। डेथ रेट मतलब कशिश कि लोग मर रहे हैं, तो इसका बढ़ना होना चाहिए इंडिकेटर, या ये रेट कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। अगर यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है, अगर कशिश आराम से सोचो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके समझ में आएगा। हर सब्जेक्ट में इक्वल हमारा लेवल नहीं बन पाता है, आराम से सीखो, एक एक पेज के ऊपर टाइम बिताओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बोर्ड में गलती नहीं होनी चाहिए। डेथ रेट जो है वो शार्पली गिर गया, ये लाइन क्या बता रही है? ये लाइन पॉजिटिव लाइन है या फिर ये लाइन नेगेटिव लाइन है? बताओ। हाँ, मतलब वो कह रहा बहुत तेजी से कम हो गया, तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। हाँ, तो घबरा क्यों रहे हो? और बर्थ रेट सिर्फ बर्थ रेट सिर्फ बहुत कम गिरा है। तो एक बार बताओ, अगर सिर्फ बहुत कम गिरा है तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, दोनों अच्छी बात है कि नहीं है? बताओ। बस आगे चार्ट 1, बर्थ रेट जितना पहले था गिरा है, देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक डेथ रेट भी गिरा है। ओके, अच्छा, अब सवाल ये उठता है डेथ रेट में कमी क्यों आई? ये देखो, कलर चेंज करते हैं। प्रिंसिपल रीजंस क्या हैं फॉर द डिक्लाइन इन द डेथ रेट आफ्टर 1921? ये क्वेश्चन आ सकता है कशिश। व्हाट आर द की रीजंस फॉर इंडियाज डिक्लाइन ऑफ डेथ रेट आफ्टर 1921? पहले जो यहां पर एक डेट देख रहे हो, महामारी कब आई थी? 1918 से 1919। इसके ऊपर कंट्रोल पा लिया गया। जैसे किस किस के ऊपर? बड़े सारे फेमीन के ऊपर, अकाल जो आता है, और एपिडेमिक डिसीजेस के ऊपर कंट्रोल पा लिया गया सरकारों के द्वारा, और उस टाइम पर ब्रिटिश सरकार थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था, क्योंकि एपिडेमिक डिसीजेस इससे पहले जो पास्ट में आए थे वो हर प्रकार के हुआ करते थे, हमारे देश के लोगों को जो पीड़ित करते थे। प्लेग हो सकता था, वो स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स और कॉलरा, जिसकी वजह से लोगों की अचानक यंग एज में मौत हो जाती थी। सिंगल बिगेस्ट एपिडेमिक जो एक बार आया 1918 से लेकर 1919 वाला, सिर्फ उसी एपिडेमिक ने सिर्फ 2 साल में 170 लाख हमारे देश में मार डाले थे। यानी कि जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा, 5% टोटल जनसंख्या हमारे देश की वाइप आउट कर दी थी। डेथ के एस्टिमेट्स वेरी करते हैं। कई लोग तो ये बोलते हैं कि इससे भी ज़्यादा मृत्यु हुई थी। ये जो इन्फ्लुएंजा था, ये जो पेंडेमिक था,
ये उस टाइम पर पूरा ग्लोबल फिनोमेना था। और उस टाइम पर जैसे आज के टाइम में कोविड-19 बहुत फेमस हुआ ना पूरे वर्ल्ड में, 1918 से लेकर 1919 में स्पेनिश फ्लू बहुत फेमस हुआ था। ये जो पेंडेमिक था, ये एक प्रकार से अकाल था, महामारी थी, जिसने बहुत बड़े जोग्राफिकल एरिया में सबको अफेक्ट करा था। बिल्कुल सेम सिचुएशन कशिश कोविड-19 वाली मान लो, लेकिन ये उस टाइम पर ज़्यादा खतरनाक थी, क्योंकि आज जब इतनी साइंटिफिक एडवांसमेंट और डिस्कवरी हो चुकी है कशिश, तब कोविड को अभी तक कंट्रोल नहीं करा जा सका। मास्क तो आज तक लागू है ना, 2020 में आया था, 22 में आ गए हम लोग। उस ज़माने में सोचो कितना मुश्किल रहा होगा इसको कंट्रोल करना। ठीक है, तो पढ़ते हैं ये था क्या। ग्लोबल इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक ऑफ 1918 टू 1919। इन्फ्लुएंजा होता क्या है? सबसे पहले तो इन्फ्लुएंजा एक ऐसी बीमारी होती है या कुछ ऐसा किसी चीज़ का फैलना होता है बीमारी का, जो वायरस की वजह से होता है। ये करता क्या है? सांस लेने के पूरे सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, इन्फेक्ट कर देता है। सांस लेने के पूरे सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं? हमारी नाक, हमारा गला, हमारे नलियाँ लंग्स वाली, और अल्टीमेटली लंग्स। ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, ये हमारे जेनेटिक चेंजेस कर देता है, यानी कि ये डीएनए के अंदर चेंज कर देता है, और ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, बिल्कुल कोविड की तरह सिचुएशन इसको मान लो, आज से 100 साल पहले जब हम पैदा नहीं हुए थे। 3 बार पिछले 100 साल में इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्ट कर चुके हैं वर्ल्ड के बहुत सारी रीजन्स को और इंडिया को, और ये ग्लोबल पेंडेमिक रह चुके हैं। सबसे ज़्यादा जो इनफेमस पेंडेमिक था, अब यहाँ पर वर्ड इनफेमस को यूज़ करा गया, भाई ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना, फेमस थोड़ी ना है, वो था स्पेनिश फ्लू, जिसने पूरी दुनिया की जनसंख्या को इन्फेक्ट कर रहा था। और ऐसा माना जाता है पूरे दुनिया में, पृथ्वी पर, अर्थ पर 40 मिलियन लोगों को मार डाला था उसने 1918 से लेकर 1990 तक, सिर्फ 1 या 1.5 साल के अंदर। 2 और इन्फ्लुएंजा हाल ही में इसके बाद आए, फिर 1918 से लेकर 1990 में स्पेनिश फ्लू आया। 1957 में एक आता है एशियन इन्फ्लुएंजा, और 1968 में एक आता है हांगकांग इन्फ्लुएंजा, जिसकी वजह से बीमार होने वाले और मरने वालों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई। ग्लोबली जो लोगों के मरने के आंकड़े थे, जैसे अलग अलग मोर्टेलिटी रेट होते हैं, तो ग्लोबल मोर्टेलिटी रेट 1918-1919 में इस स्पेनिश फ्लू की वजह से, तो हमारे पास अच्छे आंकड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी पूरी पृथ्वी में 2.5 से 5% लोग मर चुके थे, और 20% वर्ल्ड पॉपुलेशन को किसी न किसी प्रकार की डिसीज से सफ़र करना पड़ा था। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी बीमारियां थी जो इसके साथ साथ चली आई, यानी कि कहते हैं ना वो लगती हुई आँख में घी और हवन डालना, एड्स, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग मरते चले गए, और आज एड्स का कोई भी इलाज नहीं है। और बाकी तो सारा आपका वो कंट्री और उसके वो बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ये बता रहा है, बाकी नीचे का छोड़ देना, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कशिश, वो सिर्फ आपको ये बता रहा है, इतने सारे आंकड़े याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ देना। वो आपको बस ये बता रहा है। और एक बात और बताऊँ, वैसे इससे भी कभी कोई क्वेश्चन नहीं निकलता, सिर्फ ये स्पेनिश फ्लू कब आया बस ये याद रखना, 1918 से 1919 में आया। इसके अलावा 2 और महामारी कौन सी आई थी? 1957 में एशियन इन्फ्लुएंजा, 1968 में हांगकांग इन्फ्लुएंजा, बस ओवर। ठीक है, तो उस टाइम पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा वाइप आउट हुई थी। तो एकदम से अगर आप देखो तो ये देखो 1918 से 1919 तक बता रहा है ना, मिटा देते हैं एक बार, इसको देख लेते हैं। ये देखो, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ ग्रीन से। यहाँ पर देखो 1980 से 1919, इसका मतलब 2021 वाले से पहले ही हुआ होगा ये चीज़, है ना, 21 इससे ही पहले हुआ होगा। तो देख रहे हो, इसमें सिर्फ इस फैक्टर की वजह से कि महामारी आई उस टाइम पर, स्पेनिश फ्लू आया, तो जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो नेगेटिव हो गई। और कभी भी आपको नेगेटिव नहीं दिखेगी, सिर्फ यहाँ पर नेगेटिव हो गई। आप कहोगे कोविड के टाइम पर नेगेटिव हुई क्या? नेगेटिव नहीं हुई कशिश, नेगेटिव नहीं हुई, क्योंकि बर्थ रेट मतलब थे और जल्दी कंट्रोल पा लिया गया जिस हिसाब से सोचा गया था, तो नेगेटिव नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी मरने वालों की जनसंख्या बहुत थी। बहुत हमारी कंट्री में नेगेटिव नहीं हुई, लेकिन बहुत सारी कंट्री में नेगेटिव हुई। जैसे आपको याद है फ्रांस में अंबार लग गए थे लाशों के, याद है, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर बड़े सारे,
वहाँ चर्च पूरे फुल हो गए थे डेड बॉडीज से, दिखाते थे न्यूज़ में ये चीज़। सवाल ये उठता है कि जो बर्थ रेट इंप्रूव हुआ और डेथ रेट गिरी, क्यों गिरी? वही वाली बात है, सिर्फ अंग्रेजी में दे रखी है जो अभी तक हम पढ़ते हुए हैं। मेडिकल जो डिसीजेस लोगों को होती थी उसके लिए मेडिकल क्योर बड़े सारे आ गए, उसके अंदर इंप्रूवमेंट जैसे जैसे होने लगा तो लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो बढ़ गई। इसके अलावा जब बीमारियां होने लगी तो उस पर कंट्रोल पाया गया, मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला। मैं वही कह रहा हूँ कशिश, पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, सिर्फ आज के कोविड वाले सिनेरियो से रिलेट कर लो इसको सब कुछ, ठीक है। लोगों में फिर साफ सफाई का ख्याल आया, सैनिटेशन इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स चले एपिडेमिक्स वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। जैसे एक बात बताओ, जो लोग अच्छे से हाथ नहीं धोते थे वो नहीं धोते थे, साबुन यूज़ कर करके जान निकल गई कि नहीं निकल गई 2 सालों से लोगों की। सब्जियां कभी इतने अच्छे से वॉश नहीं करना, सैनिटाइज नहीं करना, गर्म पानी से धोना नहीं है, गरारे नहीं करना, नमक के गरारे, हल्दी के गरारे। सारे डॉक्टर तो मतलब इंडिया में ही बने बैठे थे, ऐसा कर लो इससे कोविड नहीं होता, ऐसा कर लो। एक और कहीं के लोग तो और महान, दारू पी लो, दारू गर्मी देता तो कोविड नहीं होगा, विस्की पी लो, एक बॉटल रम जिसमें है दम, है ना। हाउएवर डिसीजेज लाइक मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, डायरिया और डाइसेंट्री ये आज भी लोगों को मारती हैं। इनके ऊपर पूरी तरीके से कब्जा नहीं करा जा चुका है, मतलब मेडिकल जो जितनी भी एडवांसमेंट हो चुकी है इनको कम्प्लीटली वाइप आउट नहीं कर चुकी है। 1994 के सितंबर महीने में गुजरात में जो सूरत शहर है वहाँ पर एक छोटा सा एपिडेमिक आया था, जबकि बड़े सारी कंट्री में हर साल लोगों की बहुत ज़्यादा जान जाती है। बारिश के बाद कशिश अक्सर ये बीमारियाँ सुनते होगे ना, डेंगू और चिकनगुनिया। अब तो खैर इनका बेटर इलाज आ गया है, लेकिन जब ये शुरू में जब आप छोटे थे, मैं छोटा था, तभी कितना ज़्यादा वो होता था ना कि डेंगू हो जाता था तो लोग भाई मतलब प्रार्थना करना शुरू कर देते थे कि इसको बचा लो, इसका बुखार उतर जाए प्लीज़। और चिकनगुनिया में जोड़ों में हड्डियों में दर्द होता है ना। जो फेमीन यानी कि जो अकाल है, मतलब फेमीन इन द सेंस की ऐसी बीमारी जो छूने से फैल जाती है, ठीक है। ये एक बहुत मेजर और लगातार बार बार होने वाले कुछ फैक्टर होता है फेमीन, जिसकी वजह से मौत बार बार होती रहती है किसी देश में या किसी रीजन में। फेमीन्स होते क्यों है, इसके पीछे रीज़न क्या होता है? गरीबी, माल न्यूट्रिशन की समस्या और वातावरण का चेंज होना, यानी कि एग्रोक्लाइमेटिक एनवायरनमेंट कंडीशन चेंज होना, ठीक है। रेनफॉल वगैरह के बाद जो बीमारियां वगैरह आती हैं। इसके अलावा लैक ऑफ एडिक्वेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन और इनएडिक्वेट एफर्ट्स जो कुछ स्टेट मारते थे, ये कुछ अदर फैक्टर्स हैं फेमीन के लिए। टाइम पर इलाज नहीं मिल पाना, जल्दी इलाज नहीं मिल पाना, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं होना डॉक्टर वगैरह को दिखवाने के लिए। कुछ स्कॉलर्स हैं जो कि ना सोशियो इकोनॉमिक लेवल पे कशिश काम करते हैं। इस पर्सन का नाम जो मैं बोलने जा रहा हूँ आप अक्सर यूपीएससी में भी सुनोगे कशिश, अमर्त्य सेन, ठीक है। अमर्त्य सेन ये आपने वैसे सुना होगा मेरे ख्याल से 11th की सोशियो में भी ये सुना, ठीक है। अमर्त्य सेन का ये कहना है फेमीन्स वर नॉट नेसेसरली ड्यू टू फॉल इन फूड ग्रेन। फेमीन इसलिए नहीं आते, अकाल इसलिए नहीं आता कि लोगों के पास खाने के लिए नहीं है या खाने की प्रोडक्शन खत्म हो गई है, लेकिन फेमीन आता इसलिए, अमर्त्य सेन जैसे स्कॉलर्स ने ये बोला, फेलियर ऑफ एंटाइटलमेंट्स, यानी कि जिस तक अनाज पहुंचना चाहिए था सरकार के प्रोग्राम के द्वारा उस तक नहीं पहुंचा। जिसके पास इनफ था कि वो अपनी इनकम से बाय कर सकता था उसने फ़ायदा उठा लिया। मतलब देश का लिमिटेड अनाज उन लोगों के पास जा रहा है जो कि ऑलरेडी अफोर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा एक तो फेलियर ऑफ एंटाइटलमेंट्स, यानी कि स्कीम वगैरह का अच्छे से नहीं चलना और जो बेनिफिशियरी उनको मतलब अच्छे से अनाज वगैरह नहीं मिलना, और इनएबिलिटी ऑफ द पीपल टू बाय या ऑब्टेन फूड अदरवाइज, मतलब जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकते फ्री अनाज के लिए, फ्री राशन के, अगर वो गरीब हैं, या फिर वो खरीद नहीं सकते। तो कुल मिलाकर बात यही रहती है, अमर्त्य सेन कहते हैं देश में खाने के फूड ग्रेन्स के, दाल चावल आटे के भंडार बहुत हैं, सरकार एलोकेट भी करती है, कुछ लोग एक्सेस नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग खरीद नहीं पाते हैं, या जो भी रीज़न हो, मतलब वो कह रहे हैं कि अनाज की कमी की वजह से फेमीन नहीं आते, अनाज को एक्सेस न कर पाना या फिर सरकार जिसके लिए प्रोग्राम चला रही है वो बेनिफिशियरीज का एंटाइटलमेंट ना हो पाना, उसमें फेलियर आना, उसकी वजह से फेमीन आते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग नेक्स्ट फेज़ की बात करें तो जो इम्प्रूवमेंट हुई है रिसेंटली ब्रिटिशर्स के बाद और आज़ादी के बाद इंडियन एग्रीकल्चर में, स्पेशली इरिगेशन प्रोग्राम्स बड़े सारे जो चले हैं,
कम्युनिकेशन जो इम्प्रूव हुआ है, रिलीफ और प्रिवेंटिव मेजर्स जो बड़ी सारी स्टेट्स के द्वारा अपनाए गए हैं, ये भी कुछ मुख्य फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से डेथ रेट रिड्यूस हुआ है फेमीन की वजह से। लेकिन भूखमरी की वजह से जो मौतें होती हैं वो छुपा नहीं है, वो एक वास्तविकता है, वो एक रियलिटी है। यानी कि स्टारवेशन डेथ्स जो होती हैं खाना ना मिल पाने की वजह से हमारे देश के बैकवर्ड रीजन्स में, ये एक रियलिटी है। इसके लिए लोगों को रोज़गार देने के लिए, ताकि वो फूड ग्रेन अनाज वगैरह एक्सेस कर पाएँ, हमारे देश में एक लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है वर्ल्ड का, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और इसी के साथ लार्जेस्ट स्कूल मील प्रोग्राम हमारे देश में है, आप जानती हैं उसका नाम मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम। इन इनिशिएटिव की वजह से काफ़ी हद तक बड़ी सारी स्टेट्स ने भुखमरी की समस्या, और मतलब वही हंगर और स्टारवेशन की बात है, उसकी समस्या को रूरल एरियाज में काफ़ी ज़्यादा रिजॉल्व करा है। तो अभी तक जो खाना ना मिल पाने की वजह से डेथ हो जाती थी, उसमें थोड़ा बहुत, पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला हमें, यानी कि डेथ रेट कम हुआ है। अनलाइक द डेथ रेट, जो बर्थ रेट है, बर्थ रेट हैज़ नॉट रजिस्टर्ड अ शार्प फॉल। बर्थ रेट इतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं गिरा, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज बर्थ रेट ना एक सोशियो कल्चरल फिनोमिना होता है। अब कशिश से कितनी भी अच्छी बातें कर लें, घुमा फिरा के बात तो वही है ना, सेक्स है ना, सोशियो कल्चरल फिनोमिना, नाम देखो। अनलाइक द डेथ रेट, बर्थ रेट हैज़ नॉट रजिस्टर्ड अ शार्प फॉल। दिस इज बिकॉज बर्थ रेट एक सोशियो कल्चरल फिनोमिना होता है दैट इज़ रिलेटिवली स्लो टू चेंज। वो आराम से चेंज होता है। जैसे सोशियो कल्चरल फिनोमिना कैसे, आप गरीब लोगों को, मैंने एक बात बताई थी ना आपको कि पॉवर्टी की वजह से ही पॉवर्टी आती है। गरीब लोग इस उम्मीद में, मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था, कशिश आपको याद करो, गरीब लोग इस उम्मीद में 8 से 12 बच्चे पैदा कर लेते हैं कि इन सब की इनकम आएगी घर में, तो मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनकम हो जाएगी। लेकिन जब तुम उनको स्कूलिंग फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी, फूड केयर, ये सब इंश्योर ही नहीं कर पाओगे, अल्टीमेटली उनमें डिसीजेस लगेगा, बीमार होंगे वो, और जल्दी डेथ हो जाएगी। अल्टीमेटली वो परिवारों का आउट ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हो जाएगा। यानी कि जितना खर्चा नहीं होना चाहिए था, जो तुम सोच रहे थे इनकम मल्टीप्लाई होगी, वो तो छोड़ो, जो सेविंग थी वो भी चली गई। अब सोशियो कल्चर फिनोमिना कैसे है, क्या नाम है इसका, हाँ, बर्थ रेट का कंट्रोल होना। यार गरीब आदमियों को या फिर पढ़े लिखे ना लोगों को ये सब चीज़ें समझाना कि बच्चे कम पैदा करो, हम दो हमारे दो का कंसेप्ट फॉलो करो, तो क्या वो मान जाएंगे? नहीं ना। ज़्यादा, एक बात बताओ, जिनके पास ज़्यादा सुविधा होती है कशिश, जो अच्छा खासा पहन सकते हैं, खा सकते हैं, अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो चाहें तो 12-13 बच्चे भी पैदा कर लें, सबका पालन पोषण कर सकते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको पता रहता है कि यार फैमिली प्लानिंग एक हिसाब से चली जाती है। जब सब पे ध्यान ही ना दे पाओ, वो ना दे पाओ, कोई रेस थोड़ी है चल रही है कि बगल वाली सुष्मिता आंटी ने 6 बच्चे पैदा करे तो मैं तो 12 करूँगा अपनी वाइफ के साथ, है ना। तो ये एक सोशियो कल्चर फिनोमिना, लोगों को समझाने के लिए, आप कभी भी किसी को समझाने जाओगे, किसी को ये गाइडेंस दो आप किसी को कि यार प्लीज़ यार आप एक बात मानोगे मेरी, आप कम बच्चे पैदा करना, तो वो क्या बोलेगा, तेरे साथ थोड़ी ना कर रहा हूँ, पागल है, निकल यहाँ से। तो बाय एंड लार्ज इंक्रीज लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इसकी वजह से जब प्रॉस्पेरिटी लोगों की इंक्रीज होती है तो आपको पता ना एक डाउनवर्ड पुल आता है बर्थ रेट में, यानी कि अमीर लोग ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करते, ये फैक्ट है ना। जैसे ही इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डिक्लाइन हुआ, यानी कि पैदा होते साथ ही जो बच्चे 1 साल से पहले जो मर जाते थे, जब उसमें कमी आई, इसका मतलब मेडिकल केयर फैसिलिटी में कमी का मतलब वो आई, मेडिकल फैसिलिटी जो केयर थी जो माओ को दी जाती थी, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर था हमारे देश का, सब इम्प्रूव हुआ। ये बेसिकली फैक्टर्स इसकी वजह से हुए, हमारे देश में लेवल ऑफ एजुकेशन और अवेयरनेस ये बढ़ता चला गया। कैसे? लोगों को समझ में आया कि फैमिली प्लानिंग एक ज़रूरी है। जब ये सीख लोगों को मिली तो फैमिली साइज गिरता चला गया, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि पूरी कंट्री सिमिलर तरीके से बिहेव कर रही थी। हमें बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं फर्टिलिटी रेट्स में अक्रॉस स्टेट्स ऑफ इंडिया। जैसे कुछ जो स्टेट थे लाइक आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, इनका टोटल फर्टिलिटी रेट कम हुआ टू 1.7 ईच। ये सारी स्टेट्स का 1.7 पे पहुंच गया। दिस मीन्स डैट एवरेज वुमेन जो इन स्टेट्स में थी वो सिर्फ
1.7 बच्चे पैदा कर रही थी। आप कहोगे 1.7 बच्चे पैदा किया, 0.3 को काट देती थी ये? नहीं कशिश, कुछ नहीं काटते थे बच्चों में, और बच्चों का कुछ भी नहीं काटा जाता था। ये निकालने का एक तरीका होता है, मतलब ये एक आंकड़ा है, इसको हम ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे ही बोलते हैं। और यहाँ पर हमें जो देखने को मिलता है, दिस इज बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल, एंड केरला का जो टोटल फर्टिलिटी रेट था इज ऑल्सो बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल, विच मीन्स डैट रिप्लेसमेंट लेवल का कम होना मतलब क्या, पॉपुलेशन इज गोइंग टू डिक्लाइन इन फ्यूचर। अब यहाँ पर पॉपुलेशन जो डिक्लाइन हो रही है, मुझे एक बात बताओ, अच्छी वे में हो रही है, बुरे वे में? एपिडेमिक या महामारी की वजह से हो रही है, फिर लोगों में अवेयरनेस आ गई है, लोग पढ़े लिखे हो गए, ज्ञानी हो गए, तो तब कम हो रही है? बताओ बताओ। इन स्टेट्स में जो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाई, पॉपुलेशन जो डिक्लाइन हो रही है, ये अच्छी रीजंस की वजह से हो रही है, बुरे रीजंस की वजह से हो रही है? महामारी एपिडेमिक की वजह से हो रही है, या फिर लोगों में अवेयरनेस, जागरूकता, फैमिली प्लानिंग, ये सब आ गया इसकी वजह से हो रही है? अवेयरनेस की वजह से हो रही है, ठीक है। तो अगर आपको एक क्वेश्चन आए कि कौन से स्टेट्स ने पॉपुलेशन कंट्रोल को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करा था, तो आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और केरला उसका आंसर है। इनमें से बेस्ट था केरला का। लेकिन कुछ स्टेट्स बेशरम, जी हम तो कुछ भी हो जाए, फैमिली प्लानिंग, पागल है क्या, मुझे तो करने बच्चे पैदा। बिहार, एमपी, देख रहे हो कशिश, एमपी, राजस्थान और यूपी तो अपना है ही फेमस। यहाँ पर टोटल फर्टिलिटी रेट जो बहुत ज़्यादा हाई थे, इन्होंने कहा भाई ये ज्ञानबाजी हमारे साथ मत करो, मेरी मर्जी मैं कितने बच्चे पैदा करूँ, बिकॉज मैं और मेरी वाइफ अगर एक बार ठान लें कि हमें 12 बच्चे करने हैं, तो 12 रॉकेट लॉन्च होंगे ही, चाहे कोई कुछ भी कर ले। कुछ आंकड़े और, बस ये लास्ट आंकड़े, इसके बाद ये चैप्टर तंग नहीं करेगा ज़्यादा आपको। जो 2018-19 का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो हमें ये बताता है, इंडिया का जो टोटल बर्थ रेट है वो 22.4 है, रूरल बर्थ रेट उसमें से 22.4 है, अर्बन बर्थ रेट 17.3। मतलब देख रहे हो, टोटल बर्थ रेट है 22.4, रूरल बर्थ रेट भी 22.4 है, अर्बन बर्थ रेट 17.3 है। अब मुझे एक बात बताओ, अर्बन बर्थ रेट कम होना एज़ कम्पेयर टू रूरल बर्थ रेट, ये क्या इंडिकेट करता है? लोग यहाँ पे ज़्यादा अवेयर हैं, एजुकेटेड हैं, उनको फैमिली प्लानिंग करना आती है, ये चीज़ ये शो करता है, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश अलोन इज एक्सपेक्टेड टू, नहीं ये सब छोड़ दो, बस कंप्लीट हो गया कशिश, होगा। अगले 2 पेज जो इतनी मेहनत करके आया, अब आपको लगेगा हर पेज यार इतना बोरिंग होने वाला है, तो जी ऐसा नहीं है। ये देखो, ये पेज का मेहनत बच गई, इस पेज की मेहनत भी बच गई। अब जो एज स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत अच्छा टॉपिक है, ईजी है, मतलब बुढ़े कितने हैं, जवान लोग कितने रहे हैं इंडिया के अंदर, तो वो, और एज स्ट्रक्चर बस इतना सही है, मतलब जो ऊपर जो पैराग्राफ है ना, उसके बाद देखो फिर से पेज बच जाएगा आपका। 2 पेज गए, 3 पेज गए, 4 पेज गए, 5 पेज गए, 6 पेज गया, 5.5, 7 गया, 8 गया, ठीक है, ये भी 9 गया। कुल मिलाकर मतलब आगे वाले 12 से 13 पेजेस जो है वो ऐसे ही हैं, मतलब हमें कुछ नहीं करना उसमें, चैप्टर खत्म। 12 पेजेस के बाद कुछ भी नहीं, इसलिए मुझे मेहनत करवानी थी इसमें।